ओपन माइंड गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज और एक नए मॉड्यूल के साथ हम तैयार हैं। अभी तक हमने 5 मॉड्यूल कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब ये 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हुए हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 6, जो है एसी सर्किट। मॉड्यूल का नाम है। हमारे 5 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम अभी मैराथन लगे, रेस में लगे कि जो फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। जो भी उन क्वेश्चन है, ये पूरे 13 मॉड्यूल के, पूरे 13 का 13 मॉड्यूल कंप्लीट करने वाले हैं। हम गारंटी दे रहे हैं 100% पास होने की, अगर आप पूरा मॉड्यूल ईमानदारी से पढ़ते हो तो। जिनको पास होना है उन्होंने कंटिन्यू करना है, नहीं पास होना है अभी यहाँ से वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो और हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको भी पता है क्या इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट कर दूँ, जैसे भी ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आपको क्या करना है कि आपका वीडियो पॉज कर देना है। पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। क्यों? तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, मैं हर क्वेश्चन पढ़ नहीं सकता। हर क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा तो हमारा टाइम बढ़ते जाएगा। हमें टाइम नहीं बढ़ाना है, कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है। मतलब आपको भी तरह सा आता ज़्यादा बड़ा वीडियो रहा तो ठीक है। तो पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और यह जो चैप्टर है हमारा आज का जो मॉड्यूल है एसी सर्किट, इसमें थोड़ा सा और एक इंस्ट्रक्शन है कि बीच बीच में क्वेश्चन है ना स्किप किए गए। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसमें न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल इतने बड़े हैं कि हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। एक तो हमें पेपर पेन लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, या तो बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं पूरेंगी इतनी। इतने बड़े वाले न्यूमेरिकल है उनको स्किप कर दिया है। जो सिंगल लाइन न्यूमेरिकल है, मतलब एक लाइन में जैसे फार्मूला है, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, सिर्फ वही न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं। बाकी के न्यूमेरिकल स्किप कर दिया, मतलब 2-4 न्यूमेरिकल है जिसको हमने स्किप कर दिया, नहीं तो ढूंढते बैठेंगे कि कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बढ़ती है पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ठीक है, हिंदी में भी ससेप्टेंस ही कहते हैं। आपको पता है, ये जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख भी दिया, देखो ससेप्टेंस का यूनिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी लिखा है उतना याद कर लेना है, या तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो या तो लिख के रखिए। तो क्यों, तो इसके ऊपर किसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल ससेप्टेंस बोला, ये ससेप्टेंस यहाँ पे है तो मैं समझा देता हूँ। देखो ये इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस का फार्मूला है, और ये एडमिटेंस का फार्मूला है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, अपोजिट होते हैं। जेड के उल्टा वाई, आर के उल्टा जी, एक्स के उल्टा बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि एक्स मतलब क्या होता है, या आर मतलब क्या है, वाई जी बी ये सब का मतलब क्या है। तो आज ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोला है कि ससेप्टेंस, ससेप्टेंस मतलब क्या, बी से डिनोट करते हैं। तो ध्यान में रखना कि ये जो ऊपर वाले, ये ऊपर सभी का यूनिट ओहम है। ठीक है, सभी को पता है ना ओहम। और ये जो नीचे में सभी का, ये मैं पहले बोला उल्टे है, तो सभी का यूनिट एक तो सीमेन रहेगा। यहाँ पे देखो सीमेन लिखा है, सीमेंस लिखा है, या तो सीमेंस अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो ओहम्स का उल्टा क्या होता है हमारा, एमएचओ, मोह होता है। तो आप मोह ढूंढ सकते हो। तो ससेप्टेंस का यूनिट क्या है, एक तो सीमेंस ढूंढो, नहीं तो मोह ढूंढो। तो यहाँ पे मोह यूनिट अवेलेबल है। कभी कभी हो सकता है कि ये डिलीट मार के यहाँ पे सीमेंस लिख दे, तो आपको ध्यान रखना है कि एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का यूनिट क्या होता है, सीमेंस या तो मोह होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है देखो ये पूरे जो क्वेश्चन है ना एसी सर्किट के क्वेश्चन है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। तो मैं पहले ही बोल दिया कि न्यूमेरिकल जो बड़े हैं उसको हम स्किप कर दिए, और जो छोटे हैं मतलब यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल है, वही मतलब जो एक फार्मूले में हो सकता है वही हमने यहाँ पे लिए है। देखो आगे, तो हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सभी को पता है कितनी है इंडिया की फ्रीक्वेंसी। इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स, और उसका यूनिट होता है हर्ट्स। तो यहाँ पे बोला है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हमें इंक्रीज करना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना है। देखो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना है। यहाँ पे अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। इंग्लिश और हिंदी दोनों पे ध्यान में रखिए। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे फार्मूला वगैरह लिखा नहीं है, ध्यान में रखना। जैसे कल कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था इसके पहले वाले मॉड्यूल में, वहाँ पे देखो जैसे उल्टा था कि दोनों के कैपेसिटर के जो प्लेट है उसका डिस्टेंस बढ़ाया तो कैपेसिटर कम होता था, डिस्टेंस कम किया तो कैपेसिटर बढ़ता, मतलब उल्टा था। सेम टू सेम यहाँ पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी क्या करना है, बढ़ाना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देके, 4 ऑप्शन में मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको क्या करना है कि कैपेसिटेंस रिड्यूस करना है। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, संधारिता,
उसका मान क्या करना है, कम, उसका मान कम करेंगे तो आपका अपने आप क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा बी, बाकी का ऑप्शन आपको पढ़ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी यहाँ पे बोला है व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, पावर के 3 टाइप होते हैं, एक होता है अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ये पप्पा है, मतलब मेन पावर ये है, ये इसके 2 बच्चे हैं, एक है एक्टिव और एक है रिएक्टिव। एक्टिव मतलब हमारे काम का है, रिएक्टिव मतलब ये नाकारा है, मतलब वर्कलेस है, मतलब फालतू वाला है, मतलब अपने काम का नहीं है, हमें नुकसानदायक है ये रिएक्टिव पावर। और एक्टिव पावर जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम जिसका यूज करते हैं, वो यह एक्टिव पावर है। ध्यान में रखना, ये पप्पा है और ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, तो आप कौन सी टेक्निक से ध्यान में रखते हुए रखिए। तो यहाँ पे बोला है फार्मूला पूछा है रिएक्टिव पावर, तो यहाँ पे है ना पूरे फार्मूले देखो, ये एक फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है, आपको दोनों में से किसी का भी यूज पड़ सकता है। देखो, अपरेंट पावर का यूनिट है वी ए, मतलब वोल्ट एम्पियर, एक्टिव पावर का है वैट, जो पता है बार बार हम यूज करते हैं, और रिएक्टिव का है वी आर, मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव करके उसको बोलते हैं। तो ये सबके 2 फार्मूले आपको याद रखना है, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। जैसे भी रिएक्टिव के लिए देखो, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, तो आपको ध्यान में रखना है दोनों भी फार्मूले। तो ध्यान में रखिए कि मैं अभी समझा भी देता शॉर्टकट, कि जब भी अपरेंट पावर बोलेंगे तो इसमें साइन कॉस टैन ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। जब भी एक्टिव रहेगा, दोनों भी फार्मूला में कॉमन क्या है, दोनों भी फार्मूला में कॉस कॉमन है, कॉस दिखा तो एक्टिव हमारे काम का, अच्छा वाला, अच्छा गुड बच्चा है ये। ठीक है, और साइन बोले तो हमारे काम का नहीं है, वर्कलेस है ये, फालतू वाला है। ठीक है, तो अभी रिएक्टिव बोला है, रिएक्टिव मतलब क्या है, जहाँ पे साइन दिखेगा वहाँ पे टिक मार दो रिएक्टिव के लिए, तो इसमें साइन एक ही जगह है, तो ये हमारा ऑप्शन है सी, 4th का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मीन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में पढ़े होंगे, आप बार बार इसको वर्ड भी सुनेंगे, तो पावर फैक्टर तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बट पावर फैक्टर का वैल्यू आप देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0.1 0.2 ऐसे करते करते क्या होता है 0.9 तक आ जाता है, उसके बाद आता है 1, बस यही तक होता है आपका पावर फैक्टर, मतलब 0.1 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 1 तक ये वैल्यू होता है इसका, इसके बीच में इसका वेरिएशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि रीज़न क्या है कि जो 3 फेज सप्लाई है अपना, उसमें अगर 0.5 के नीचे आपका पावर फैक्टर जा रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो अभी ध्यान में रखिए, पावर फैक्टर कम कम होते जाता है, मतलब देखो ये 1 सबसे ज़्यादा है और ये 0.5 0.6 0.7 ये जो नीचे नीचे आएंगे, तो ये 1 से क्या है कम है। तो ये कम कम क्यों होता है, तो उसके पीछे ध्यान में रखना, जो भी हमारी रोटेटिंग मशीन होती है, रोटेटिंग मतलब घूमने वाली मशीन, जैसे हमारे घर में पानी की मोटर है, फैन है, रेफ्रिजरेटर वाली मोटर है, मिक्सर है, इनके कारण क्या होता है हमारा पावर फैक्टर कम कम होते जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर कम होता है तो घर में कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडस्ट्रियल कमर्शियल में पावर फैक्टर कम रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पेनाल्टी लगाते हैं, मतलब चार्ज लगाते हैं अलग से बिल के ऊपर। तो अभी इसके पीछे कारण है कि इंडक्टिव लोड, ये जो मशीन वगैरह होती है पूरी इंडक्टिव होती है, तो इसके कारण क्या होता है आपका पावर फैक्टर क्या होता है कम कम होते जाता है प्रतिक्रियाशील शक्ति के कारण। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो पूरे ऑप्शन पढ़ लेना है, तो इसका आंसर है हमारा सी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस लोड इन स्टार। ठीक है ना, ये स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन सभी को पता है, इसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, अनबैलेंस मतलब क्या कि तीनों पे लोड अलग अलग है, मतलब इनकी तीनों की वैल्यू अगर अलग अलग है तो उसको अनबैलेंस बोलेंगे। तो जब अनबैलेंस होता है तो उन्होंने बोला है कि उदासीन चालक में धारा क्या होंगी, मतलब जब अनबैलेंस होगा तो करंट क्या होगा जो भी अनबैलेंस है। अगर मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होना, ये भी 2 होना, अगर सब 2 है मतलब इसको बैलेंस कहेंगे। ठीक है, अगर इसका वैल्यू का कुछ अलग है, 2 के अलावा 3 है, 4 है, 1 है, ऐसे अलग है 2 के अलावा, तो इसको अनबैलेंस बोलेंगे। जब अनबैलेंस बोलेंगे तब करंट क्या होगा, तो करंट क्या होगा, तो अभी यहाँ पे नो करंट फ्लो ये भी ऑप्शन नहीं है, अलजेब्रिक सम ये भी ऑप्शन नहीं है, या अलजेब्रिक सम होता ही नहीं है क्योंकि अलजेब्रिक का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें से ये जो टोटल ब्रांचेस है इसमें जो भी करंट होगा, जो कम से कम करंट होगा उससे भी कम करंट ये अनबैलेंस में से फ्लो होता है। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा था, ये पूरे सर्किट में जो कम से कम करंट होगा
उससे भी कम करंट, ये अनबैलेंस वाला जो आर्म है, ये अनबैलेंस में से करंट फ्लो होगा कम से कम। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है लेस दैन द लोवेस्ट करंट इन वन ऑफ द फेज, मतलब कोई एक में जो कम होगा वैल्यू, उससे भी कम वैल्यू इस ब्रांच के करंट का होगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो छठे का आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन 7। यहाँ पे बोला ये न्यूमेरिकल है, देखो ये भी एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैं फार्मूला लिखा, आपको कागज पेपर पेन आपको लेना है और सॉल्व करना है। मैं बता देता कि कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है, आंसर भी बता देता मैं। यहाँ पे बोला है एपरेंट पावर, देखे एपरेंट पावर सभी को पता है, एपरेंट पावर यस से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसमें वोल्टेज दिया है 415 वोल्ट, तो ये वोल्टेज का वैल्यू क्या करना है, ये वोल्टेज की जगह पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद करंट का वैल्यू देखे 16 एम्पियर, तो ये करंट का वैल्यू करंट की जगह पुट कर देना है। ये अंडर रूट 3 तो सभी को पता है, तो आप कैलसी में पुट कर देंगे। अंडर रूट 3 VL का वैल्यू है आपका 415 और IL का वैल्यू है आपका 16, तो आपको कैलसी में डाल देना है। जैसे आप कैलसी में डालेंगे आपका आंसर आएगा 11500, ऐसा है, मतलब 11,500 आएगा। तो ये VA में आएगा, ये VA। बट आपको क्या पूछा है कि काय में होना, आंसर पूरा देखेंगे तो KVA में है। K मतलब क्या होता है 1000, तो आपको क्या करना है, ये आंसर को 1000 से डिवाइड कर देना है। आपको जो भी आंसर मिलेगा, मतलब आपको आंसर मिलेगा 11.5, तो 11.5 हमारा है B पे। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, ये आपका आंसर है, फार्मूला आपके पास है, फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर। 2 वाटमीटर है, अभी पावर फैक्टर गिनने का एक तरीका है, 2 वाटमीटर मेथड, 3 वाटमीटर मेथड आप थ्योरी में पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े होंगे तो अभी यहाँ पे डिटेल नहीं बता सकते, शॉर्टकट में बता देंगे हम। कि यहाँ पे बोला है कि 3 फेज पावर मेजर करना है, तो इफ़ 2 वाटमीटर इफ़ द पावर फैक्टर इज 0, अगर पावर फैक्टर 0 है तो ये जो दोनों वाटमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, ठीक है। तो ये हिंदी में पढ़िए, रीडिंग क्या होगी, यहाँ पे पूछा है दोनों वाटमीटर में। वाटमीटर सभी को पता है, शायद प्रैक्टिकल भी आप किए होंगे। तो 3 फेज जो पावर सप्लाई वहाँ का पावर गिनना है। 2 वाटमीटर लगाया हमने, 2 वाटमीटर से भी गिन सकते हैं, 3 वाटमीटर से भी गिन सकते हैं, 1 वाटमीटर से भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो 2 के लिए तो रीडिंग क्या होगी ये बोला है। तो जब भी आपका पावर फैक्टर 0 रहेगा, ध्यान में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पावर फैक्टर क्या है 0, पावर फैक्टर 0 है, तब आपका रीडिंग क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगी, निगेटिव भी नहीं रहेंगी। हाँ, ये देखो, ये पहले और दूसरे वाटमीटर दोनों की रीडिंग क्या रहेंगी, सेम रहेंगी बट अपोजिट रहेंगी। मतलब पहले वाटमीटर का 2 है तो दूसरे का भी 2 रहेगा बट माइनस रहेगा, मतलब अपोजिट, उल्टा रहेगा। इसका अगर 4 है तो इसका -4 रहेगा, इसका 10 है तो इसका -10 रहेगा, या तो इसका -1 है तो इसका +1 रहेगा। मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा बट उसका साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। कब, जब आपका पावर फैक्टर 0 है तब। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 240 वोल्ट RMS देखे, RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे देखो 240 वोल्ट देखे RMS, तो आपको क्या करना है, अधिकतम मूल्य निकालना है। अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसी वोल्टेज का। तो यहाँ पे फार्मूला है Vmax, मैक्स मतलब क्या होता है अधिकतम, और ये RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास ये VRMS देखे तो ये 240 यहाँ पे पुट करना है और उसको डिवाइड करना है 0.707 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है क्या इतना आपका आंसर आता है क्या, तो ठीक है। कैलसी पेपर पेन लेके बैठिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर। मैं पहले बोला कि ये बार बार ये तीनों भी आपको याद कर लेना है। और से रिएक्टिव पावर का फार्मूला पूछा है तो ये फार्मूला भी VL IL के फॉर्म में नहीं है। मैं पहले बोला रिएक्टिव अगर लिखा है तो आपको सिर्फ साइन ढूंढना है, तो यहाँ पे साइन वाला ऑप्शन एक ही है, तो आपका आंसर रहेगा D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी के फार्मूला पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। यहाँ पे एक सर्किट देखे, ये RLC सर्किट है, सीरीज RLC, ये R, ये L और C, L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर। तो उन्होंने बोला है कि टोटल इंपीडेंस निकालना है। देखो इसके पहले भी इंपीडेंस मतलब जिसको Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला है कि आपको क्या करना है, ये तीनों को कुल निकालना है, मतलब Z इंपीडेंस निकालना है। उसके लिए फार्मूला है R² + √XL - XC है। ध्यान में रखना अभी 2 है, XL है और XC है। यहाँ पे देखो XL का भी वैल्यू लिखा है और XC का भी वैल्यू लिखा है। जो बड़ा होगा, जो दोनों में बड़ा कौन है, XL बड़ा है, जो बड़ा है उसको आगे लिखना है, जो छोटा है उसको पीछे लिखना है,
ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये 12वें का ये फार्मूला है, ध्यान में रखना, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो r का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, कैलसी सभी के पास है। XL का वैल्यू है 36, यहाँ पे 36 पुट कर दीजिए। XC का वैल्यू है 24, यहाँ पे 24 लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको 13 आंसर मिल जाएगा। नहीं मिला तो कमेंट में कमेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट करते जाइए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या कुछ गलत लगा कुछ अच्छा लगा तो आप बताते जाइए, क्योंकि हमें भी पता चलने को ना कि आगे वाले के साथ क्या हो रहा है। तो नहीं तो बस हम बड़बड़ा रहे, हम इधर नाच रहे और पता नहीं नाच कौन देख रहा है हमारा। तो ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, ये दो तरीके से पूछ सकते हैं। पता है ना, हमारे पास फेज, हमारे घर में सिंगल फेज होता है, जिसके घर में ये आटा चक्की वगैरह होता है उसके घर में 3 फेज आता है। हमें सिंगल फेज की ज़रूरत है। जो बड़ा लोड होता है कमर्शियल है तो इंडस्ट्रियल, वहाँ पे 3 फेज का यूज़ करते हैं। तो अभी सिंगल फेज है तो सिंगल, ध्यान में रखिए 2 क्वेश्चन, सिंगल फेज कभी 3 फेज भी बोल सकते हैं। तो सिंगल फेज है तो उन्होंने बोला है कि फेज एंगल कितना है, परिपथ में कलांतर मतलब एंगल कितना है, कितना सिंगल फेज में, सिंगल फेज एकल एसी सिंगल फेज में। सिंगल फेज जब भी बोलेंगे तो 90 डिग्री रहेगा और 3 फेज बोलेंगे तो 120 डिग्री रहेगा। हमेशा ध्यान में रखिए, सिंगल का क्वेश्चन है तो 90 डिग्री रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज। अभी देखो यहाँ पे ना लाइन वोल्टेज ये स्टार के लिए पूछा है, ऐसे ही डेल्टा के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज के बारे में पूछा है, कभी करंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे रिलेशन पूछा है स्टार में, तो स्टार में ध्यान रखना कि VL इक्वल्स टू, VL मतलब लाइन वोल्टेज और PH मतलब फेज वोल्टेज। यहाँ पे सिर्फ P लिखा है, हमने PH लिख दिया है। P मतलब ही फेज होता है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू होता है √3 VPH। तो स्टार में बोला था कि लाइन वोल्टेज और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो वहीं पे हिंदी में भी पढ़ लो आप, दोनों का रिलेशन क्या है। तो दोनों का रिलेशन स्टार में होता है VL इक्वल्स टू √3 VPH। तो VL इक्वल्स टू √3 VPH आपका ए पे, यही क्वेश्चन स्टार की जगह में डेल्टा लिख दिया होता तो यहाँ पे VL इक्वल्स टू VPH होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये वाला ऑप्शन मिलता था आपको, ये वाला, ये डेल्टा वाला। बट अभी स्टार है तो स्टार वाला ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर। और से देखो पावर फैक्टर आपको क्या करना है, ये पूरा टेबल याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर, आपको क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, मतलब जिसको शक्ति गुणांक कहते हैं पावर फैक्टर। इसके पहले भी हम वर्ड यूज़ कर चुके हैं कि 2 वैटमीटर है और दोनों की रीडिंग बिल्कुल इक्वल समान शो कर रही है, ठीक है। तो 2 वैटमीटर में समान रीडिंग दिखाने पर उसका शक्ति गुणांक कितना होगा, मतलब पावर फैक्टर कितना होगा। तो देखो वैटमीटर 1 में वैटमीटर 2 जितना रीडिंग दिखा रहा है और वैटमीटर 2 में वैटमीटर 1 जितना रीडिंग दिखा रहा है। जब भी ऐसे होगा तो समझ लेना कि हमारा यूनिट पावर फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 को ही हम यूनिटी कहते हैं, सबसे बेस्ट पावर फैक्टर हमारे लिए अच्छा है 1, ठीक है। तो शक्ति गुणांक कितना रहेगा, 1 रहेगा जब दोनों वैटमीटर का रीडिंग सेम रहेगा, मतलब 10 10 20 20 15 15 ऐसे रहेगा तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z। ठीक है, Z के लिए ये इम्पीडेंस है Z, इसके पहले भी फार्मूला आया था। बस यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, XL इज लेस दैन XL, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मैं पहले भी बोला इसके पहले कि जो कम है उसको बाद में लिखना है। अभी कम कौन है, यहाँ पे देखिए प्रेयर किया प्रतिघात, XL क्या है, कम है, हिंदी में पढ़िए बराबर। यहाँ पे बोला है कि लेस देन है, यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे कम बराबर लिखा है। तो XL का वैल्यू कम है, फार्मूला यही है, अगर XL जिसका वैल्यू कम है उसको पीछे में लिखना है। इसके पहले बोला था अगर XC का वैल्यू कम होता तो इधर XC लिखते थे और XL इधर लिखते थे। तो ये फार्मूला है हमारे इम्पीडेंस का। तो ये एक्चुअल में ये भी फार्मूला सही है, कहा गया ये वाला XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, XC बड़ा है, जो बड़ा है उसको आगे लिखा जाता है, तो आगे लिखा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, √R² प्लस XC माइनस XL, ठीक है। तो ये 18 का आंसर रहेगा डी। ध्यान में रखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मैं बता दिया अभी, जो और एक बार बता देता, जो छोटा है उसको आखिरी लिखना है, XL छोटा है यहाँ पे आखिरी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट आई एल निकालने के लिए ये फार्मूला ही है, ये आरसी पैरेलल सर्किट है। आरसी मतलब ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों जब पैरेलल में होता है तो करंट निकालने के लिए जो लाइन करंट जा रहा है, लाइन करंट निकालने के लिए फार्मूला है आई एल इक्वल्स टू अंडर रूट, ये अंडर रूट में लिखा है, इसे पूरा अंडर रूट में है, आई स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर, मतलब ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये इसमें से कोई नहीं है। तो ये 21 का आंसर रहेगा हमारा डी। उसके बाद है 22, व्हाट इज़ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव, मतलब अगर आपका पावर फैक्टर कम है, मतलब जिसको पावर फैक्टर का क्या होता है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर अगर कम है तो उसको बेहतर कैसे बनाएंगे। बेहतर करने के लिए ध्यान में रखिए, हमेशा के लिए ये सब्जेक्ट रहे या तो कोई भी, पावर फैक्टर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर बैंक लगाना है या तो कैपेसिटर लगाना है। बट कैसे लगाना है, यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर है बट सीरीज़ में नहीं लगाना है। इंडक्टर तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है, कैपेसिटर लगाना है, वो भी कैसे लगाना है, पैरेलल में लगाना है। ठीक है, संधारित्रों को समांतर जोड़नी करना है आपको, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। जो इंडस्ट्री में या तो कमर्शियल जो भी लोड होते हैं वहाँ पे हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, मतलब वही शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट। देखो ये और से क्वेश्चन आ गया, पिछली बार वोल्टेज का था, इस बार करंट का पूछ लिया। सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे डेल्टा लिखा है, यहाँ पे स्टार भी लिखा हो सकता है, स्टार लिखा तो ये ऑप्शन रहेगा, डेल्टा लिखा तो ये ऑप्शन रहेगा। डेल्टा के लिए करंट होता है आई एल इक्वल्स टू √3 IPH, तो आई एल इक्वल्स टू √3 IPH हमारा सी पे है, तो ये आंसर रहेगा। वही अगर यहाँ पे स्टार पूछ दिए थे तो स्टार में क्या होता है, आई एल इक्वल्स टू IPH, मतलब दोनों करंट सेम होते हैं, लाइन करंट और फेज करंट, तो ऑप्शन हमारा ए आता था। बट अभी डेल्टा बोला है तो डेल्टा में होता है आई एल इक्वल्स टू √3 IPH। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन था सी। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पज क्या है, मतलब फेज सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंस सभी को पता है। सीक्वेंस मतलब जैसे लिखते हैं ना, सीक्वेंस में हम बोलते हैं कि हमारे पेज सीक्वेंस में लगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक लाइन में लगा। तो वैसे हमारे फेज का भी एक सीक्वेंस होता है, सभी को पता होगा। क्या होता है फेज का सीक्वेंस, फेज का सीक्वेंस होता है हमारा R Y और B। तो आप मोटर भी चलाते होंगे, जैसे हम प्रैक्टिकल में देखोगे यहाँ पे लिखा होता है आर फेज, वाई फेज, बी फेज। आप कहीं का भी फेज कहीं पे भी नहीं लगा दे सकते। तो जब सप्लाई आता है तो आपको क्या पता कि कौन सा आर है, कौन सा वाई और कौन सा बी है। कहीं का सप्लाई कहीं पे लगा देंगे तो मोटर की डायरेक्शन उल्टी हो सकती है। ठीक है, मतलब मोटर के फंक्शन में चेंज आ सकता है। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस पता होना। तो सीक्वेंस पता करने के लिए जैसे वोल्टमीटर एमीटर होता है, वैसे हमारे पास ये फेज सीक्वेंस वाला मीटर होता है। तो इसका काम क्या है, काम क्या है पता है सभी को। तो जैसे उसमें मीटर के नाम में ही लिखा है कि सीक्वेंस पता करना, मतलब उसको बराबर एक लाइन में लगाना, वो उसका काम है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल द स्पीड, स्पीड कंट्रोल करने का नहीं है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी ना, ये मीटर है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। उसके बाद इंडिकेट द करेक्ट फेज, इनकरेक्ट लिखा है यहाँ पे, इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस, इनकरेक्ट नहीं, हम करेक्ट फेज सीक्वेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसका, फेज सीक्वेंस का, मतलब कला अनुक्रम मीटर, एक लाइन में मतलब फेज सीक्वेंस देखने के लिए, करेक्ट लगाने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन डी रहेगा। इसके ऑप्शन हिंदी में अवेलेबल नहीं थे NCVT के क्वेश्चन बैंक में, तो यहाँ पे भी हमने नहीं डाले। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 कि करेक्ट सीक्वेंस लगाने के लिए हम फेज सीक्वेंस मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखो और से ये टेबल याद कर लो, और से टेबल वाला क्वेश्चन आ गया पावर फैक्टर वाला। तो अगर क्या बोला है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इफ 1 वाट मीटर रीडिंग इज 0। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि तीन कला मतलब 3 फेज में 2 वाट मीटर है, उसमें से क्या हुआ कि एक का मान 0 आ गया, एक का वैल्यू कितना है 0 है, और दूसरे में कुल पावर खपत दिखा रहा है, मतलब टोटल पावर दिखा रहा है दूसरे में। ये 1 वाट मीटर, ये दूसरा वाट मीटर, एक का रीडिंग 0 है और एक में क्या दिखा रहा है, टोटल पावर दिखा रहा है। तो शक्ति गुणांक कितना होगा, टेबल याद कर लो, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। शक्ति गुणांक कितना होगा, 0.5। तो इसका आंसर रहेगा ए 0.5। थोड़ा टेबल लिख के रखिए। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर, अभी याद ही करना है आपको। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला है एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ए इसका आंसर है, याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन पैरेलल AC सर्किट। ठीक है, ये बोला है कि ये यहाँ पे व्याख्या दी है, ये व्याख्या किसको परिभाषित करती है, किसकी व्याख्या है ये। तो ये मतलब आपको याद करना पड़ेगा ये सेंटेंस पूरा का पूरा। तो ये ध्यान में रखना कि ये हमारा एडमिटेंस का व्याख्या है, परिभाषित एडमिटेंस का है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी, एडमिटेंस 29 का। नेक्स्ट है
विच एसी सर्किट कंटेन द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ध्यान दो, ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है और ये करंट का वेवफॉर्म है। तो ये क्या परिभाषित करते हैं, मतलब ये संबंध क्या दर्शाता है, ये 4 ऑप्शन हमें बता देता है। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 3। ध्यान दो कैसे। तो ये हमारा 0 है, ये 0। हमेशा ध्यान में रखिए वोल्टेज का ये वेवफॉर्म है हमारा, इसको वेवफॉर्म कहते हैं। ये वोल्टेज हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, इतना ध्यान में रखिए। कैसे स्टार्ट होगा? 0 से, पहली बात। अभी देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। उसके बाद करंट की जगह चेंज होंगी बार बार। अभी देखो इसके हिसाब से आंसर कैसे बदलते हैं हमारे। अगर करंट आपका 0 से ही स्टार्ट हुआ तो हम बोलेंगे कि ये सर्किट रेजिस्टिव है, मतलब यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट होता है हमारा वेवफॉर्म, समझो ये करंट वाला, ये वाला, तो समझो कि देखो सर्किट रेजिस्टिव है और इसको बोलेंगे इन फेज बोलेंगे, जैसे अभी प्योरली रेजिस्टिव ऑप्शन होता था। कभी कभी क्या होगा कि यही करंट का वेवफॉर्म ये 0 के भी पहले, मतलब इधर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा 0 से पहले। तो जब 0 से पहले होगा तो उसको कहेंगे लीड बोलते हैं, मतलब करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो 0 से अगर पहले स्टार्ट हुआ तो ऐसा कब होता है? जब आपकी सर्किट कैपेसिटिव है। अगर कैपेसिटिव रही तो ये कैपेसिटिव, उसके साथ रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। कैपेसिटिव है तो 0 के पहले करंट चला जाएगा। अगर 0 के बाद करंट आता है, जैसे ये कंडीशन में आया 0 के बाद करंट स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, तो जब 0 के बाद करंट स्टार्ट हुआ उसको लैग बोलते हैं, लैग। और 0 के बाद करंट स्टार्ट हुआ तो ये कब होता है? इंडक्टिव सर्किट में होता है। ऐसे कब होता है? इंडक्टिव सर्किट में। तो ये आप डायग्राम देख के आप समझ सकते हो कि आपकी जो डायग्राम है ये परिभाषित किसको करती है, किसका संबंध दर्शाती है कि ये सर्किट इंडक्टिव है। क्यों? तो देखो और एक बार रिपीट कर देता मैं। ये आपका 0 है, अगर आपका वेवफॉर्म करंट का 0 से स्टार्ट हुआ तो रेजिस्टिव, 0 के बाद हुआ तो इंडक्टिव, और 0 के पहले स्टार्ट हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? कैपेसिटिव। ये रहा कैपेसिटिव मतलब C, ये R मतलब रेजिस्टिव 0 से स्टार्ट होगा, और इंडक्टिव मतलब L, जिसको L से डिनोट करते हैं, ये 0 के बाद स्टार्ट होगा तो इंडक्टिव। तो इसका आंसर रहेगा हमारा B। इसके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप तीनों भी ध्यान में रखिए। तो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे बोला है फार्मूला पूछा है, शायद नहीं फार्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल है। क्या बोला है यहाँ पे? 3 फेज सिस्टम है, इसमें एक्टिव पावर 4 किलोवाट दिया है, एक्टिव पावर, और बोला है कि कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रियाशील जो पावर है उसका गणन कीजिए। तो अभी देखो दोनों भी देखिए, देखो एक एक, ये 4 है, क्या देखिए एक्टिव पावर कितना है? 4 देखिए। तो एक्टिव पावर का वैल्यू एक्टिव पावर की जगह रख दीजिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद बोला है कि एपरेंट पावर कितना है? 5। तो ये 5 एपरेंट पावर की जगह, मतलब 5 का स्क्वायर, उसको अंडर रूट में डालेंगे, कैल्सी में डालेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है विच रेजोनेंस कंडीशन। अभी है ना, ये याद करने वाला एक क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ रेजोनेंस ध्यान में रखिए, रेजोनेंस की कंडीशन कौन सी है, कब रेजोनेंस होता है। यहाँ पे देखो स्थिर अनुपात कब होता है? स्थिर मतलब स्थिति में अनुपात में होता है ये। तो ध्यान में रखिए कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू जब सेम रहेगा, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों का मान जब सेम रहेगा तभी आपका कंडीशन रेजोनेंस का कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल वाला ऑप्शन देखो 0 नहीं है, ये इक्वल यहाँ पे है, इक्वल मतलब, और कहीं पे ये ग्रेटर देन भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, इक्वल वाला सब सेम वाला जो ऑप्शन है। तो क्या होता है? बराबर होता है। जब बराबर रहेगा दोनों तभी हमारा रेजोनेंस कंडीशन फॉर्म होता है। तो इसका रहेगा ऑप्शन हमारा 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग ऑफ वैटमीटर रीड निगेटिव। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 3 फेज में हम वैटमीटर लगा दिए और उसका रीडिंग उल्टा दिखा रहा, ऋणात्मक दिखा रहा, उल्टा दिखा रहा। अभी आपको पता है कि अगर आपका टीवी अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 ऑप्शन है कि आपको सीधा दिखने के लिए। एक तो आप टीवी को ही उल्टा कर दीजिए, या तो आप उल्टे लटक जाइए, मतलब पैर ऊपर कर कीजिए और मुंडी नीचे कीजिए, तभी आपको टीवी सीधा दिखेगा अगर आपका टीवी उल्टा है तो सेम। तो दोनों में से किसी एक को सीधा करना है। सेम अभी आप रीडिंग क्या दिखा रहा, ऋणात्मक मतलब उल्टा दिखा रहा, तो कनेक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो। तो रिवर्स वाला ऑप्शन कहाँ पे होगा देख लो, इंटरचेंज द कनेक्शन इनपुट टर्मिनल, इनपुट का नहीं, हमें मीटर का चेंज करना है, करंट कॉइल का भी नहीं करना है। देखो करंट कॉइल भी एक ऑप्शन है, तो ध्यान में रखना कि ये प्रेशर कॉइल का कनेक्शन आपको क्या करना है, उल्टा करना है। अगर आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है वैटमीटर का, तब कौन सी कॉइल, करंट कॉइल नहीं, प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी सही रहेगा। तो आगे बढ़िए।
नेक्स्ट ये याद करना है आपको, ये कांस्टेंट ही वैल्यू है कि फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना रहेगा, तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू रहेगा हमेशा 1.1, याद कर लेना है आपको फॉर्म फैक्टर के अब जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बोला है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो बोलते हैं ना, उल्टा इंडक्टेंस का उल्टा कौन है, इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट का उल्टा कौन है, देखो इंडक्टेंस मतलब वही इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस के दो बच्चे हैं, रिएक्टेंस पप्पा है, ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव दो बच्चे, दोनों भी अच्छे हैं, बट ज़्यादातर कैपेसिटिव हमारे लिए अच्छा होता है, तो छोड़िए वो काम नहीं है हमारा। क्वेश्चन ये है कि इसका उल्टा कौन है, मैं पहले ही बोला ये दोनों सब जन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उल्टा कौन होगा, अभी ससेप्टेंस उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ससेप्टेंस डी, ये याद कीजिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप इन, देखो ये इसके पहले भी ग्राफ बोला था कि अगर दोनों भी जीरो से स्टार्ट होते इसको बोलते हैं रेजिस्टिव या तो इन फेज, तो इन फेज वाला भी ऑप्शन यहाँ पे है, आउट ऑफ फेज नहीं है, बिहाइंड भी नहीं है, अहेड भी नहीं है, इन फेज वाला ऑप्शन है, मैं इसके पहले एक्सप्लेन किया है वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन जो था इसमें, ठीक है, तो इसका ये आंसर रहेगा। अभी इसमें बोला है कि इन विच थ्री फेज सिस्टम आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड, देखो क्वेश्चन में बोला है कौन सी थ्री फेज प्रणाली है कि जिसमें आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम वाला न्यूट्रल लगाना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि आपके पास दो कनेक्शन है, एक है स्टार है और एक डेल्टा, स्टार को हमेशा यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिख जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है आपका बीच में, बट डेल्टा में न्यूट्रल देने के लिए कोई जगह नहीं है, देखो कई जगह है क्या न्यूट्रल देने के लिए, ये फेज है हमारा, एक आर, ये वाई है समझो और ये बी है, न्यूट्रल लगाने के लिए जगह ही कहाँ है डेल्टा में, तो इसमें कृत्रिम वाला न्यूट्रल लगाना पड़ता है, आर्टिफिशियल वाला न्यूट्रल लगाना पड़ता है। कौन सा कनेक्शन, ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा में ऐसा होता है, तो थ्री फेज डेल्टा वाला ऑप्शन रहेगा ये, थ्री वायर डेल्टा कनेक्शन, इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूट्रल, कृत्रिम उदासीन तार हमें लगाना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द लाइन करंट, सॉरी लाइन वोल्टेज बोला है, थ्री फेज सिस्टम, यहाँ पे 240 दे के फेज वोल्टेज देखिए, फेज वोल्टेज मतलब जिसको हम VPH बोलते हैं, VPH, ठीक है, ये फेज वोल्टेज है, कितना है 240 दे के, तो उन्होंने बोला लाइन कितना है, तो ये फार्मूला है VL = √3 VPH, तो करना कुछ नहीं, ये जो फेज वोल्टेज दिया है, ये जो फेज वोल्टेज है 240 को यहाँ पे पुट कर देना है, तो आपका VL का वैल्यू निकल जाएगा, आप चेक करके देखिए, आपको 415 मिल जाएगा, नहीं मिला तो कमेंट कर देना, मतलब करेक्शन करने के लिए हम देखेंगे फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर, ये भी आपको याद ही करना है, फॉर्म फैक्टर शायद इसके पहले भी गया था, फॉर्म फैक्टर मतलब क्या है, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आपको याद कर देना है, क्वेश्चन नंबर 40। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z, ठीक है, Z इसके पहले भी हम बता दिए कि क्या था फार्मूला, Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला एक ही लिखा है, ये बाकी के सब इनवैलिड है, तो इसका भी फार्मूला रहेगा D, इसके पहले हम यूज़ कर चुके हैं इस फार्मूले को। नेक्स्ट है 42, और से टेबल आ गया, मैं बोला ना टेबल याद कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, मतलब आ सकता है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ वन ऑफ द वैटमीटर निगेटिव, मतलब दोनों में से एक का रीडिंग निगेटिव है और एक का रीडिंग पॉजिटिव है, 2 वैटमीटर, तो उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, तो उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, अगर एक का वैल्यू कैसे है निगेटिव, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव जब भी दिखाएंगे तो पावर फैक्टर हमारा रहेगा <0.5 रहेगा, याद कर लेना है, तो यहाँ पे <0.5 वाला डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर रहेगा डी। उसके बाद है व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट, देखो ये और से क्वेश्चन आ गया, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 3 फेज सर्किट है, 3 फेज में कितना कलांतर होता है ऐसे पूछेंगे, जैसे सिंगल फेज में मैंने बोला कि 90 होता है, इसके पहले क्वेश्चन गया है, तो 3 फेज में क्या रहेगा 120 रहेगा, मतलब ये जो फेज एंगल होता है सबका फेज एंगल ये होता है 120 डिग्री 3 फेज में और 90 डिग्री होता है सिंगल फेज में, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज कॉल्ड द रेजोनेंस RLC सर्किट, मैं पहले बोला रेजोनेंस मतलब कब अनुपात स्थित रहेगा, स्थित कब रहेगा, जब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, XL और XC, XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ध्यान में रखना है, रेजोनेंस जब भी आएगा XL = XC = की तरफ ध्यान रखिए, इक्वल टू आने को ना यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग,
मतलब रोटेटिंग क्वांटिटी कौन सी है पता है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ऐसे बोल सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल में पूछ लिए। तो ध्यान में रखना कि फेज क्वांटिटी जो हमारा रिपीटिंग होता है, मतलब कंटिन्यूसली रोटेटिंग होता है, पता है ना। ये एक साइकिल है और से दूसरी मतलब सेम टू सेम रिपीट होती जाती है, तो ये हमेशा रोटेटिंग में रहती है, इसको बोलते हैं फेज क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल का क्वांटिटी ही है, तो ऑप्शन रहेगा इसका 45 का सी, फेज क्वांटिटी। ध्यान में रखना है, ये सभी ने वेक्टर स्केलर ये सभी ने देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ख़त्म हो गया हमारे क्वेश्चन, हाँ ये था लास्ट क्वेश्चन था 45। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये जो मॉड्यूल नंबर 6 था एसी सर्किट, ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे। ये मॉड्यूल 6 था, मॉड्यूल 7 देखेंगे इसके बाद। तो वीडियो जो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।